मई 2022 67 बीपीएससी पीटी को लेकर हम आज से आधुनिक बिहार का इतिहास को कंप्लीट करेंगे। ये जो है मेरा वीडियो छोटे छोटे पार्ट में आएगा, टॉपिक वाइज आएगा। जैसे कि आज यूरोपीय कंपनी का जो आगमन जो बिहार में हुआ वो करेंगे, फिर इसके बाद 1857 का विद्रोह, ऐसे करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ऐसे करके लगभग 8 या 10 छोटे छोटे वीडियो होंगे जो मैक्सिमम जो है ना 20 से 25 मिनट का होगा। और ये वीडियो में आपके सारे जितने भी बीपीएससी पीटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं कवर कर लूँगा। और ये जो मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा 5 से 6 बार का अनुभव है बीपीएससी एग्ज़ाम देने का, बीपीएससी पीटी पास करने का, मेंस पास करने का, इंटरव्यू देने का। इसी अनुभव के आधार पे मैं आप लोग को कैसे बीपीएससी पास करना है ये सब चीज़ें क्या करूँगा बताऊँगा। और मैं कैसे जितना बार भी पीटी बीपीएससी दिया, 5 बार 6 बार, कभी भी मेरा पीटी कभी भी रुका नहीं, मैं हमेशा पीटी को क्वालिफाई किया। वही आप लोग के साथ मैं अपने अनुभव को क्या करूँगा शेयर करूँगा। और मेरा टारगेट रहेगा कि 7 मई 2020 तक लगभग हर एक सब्जेक्ट के जो है ना मेन टॉपिक में कवर कर दूं और लगभग 150 में आप 100 के आसपास क्वेश्चन बनाने के काबिल रहिए। तो आइए मैं सबसे पहले आज आप लोग को यूरोपीय कंपनी का आगमन वो बिहार का पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन देखिए अब यहाँ पे मैं कैसे पढ़ता था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसी तरह मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। देखिए इतिहास को या पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो इंडिया का इतिहास है और हमको एक बिहार का भी इतिहास पढ़ना है। तो हम जब भी कभी इतिहास पढ़ते थे तो पहले इंडिया का इतिहास पढ़ लेते थे और साथ ही साथ बिहार का इतिहास भी क्या कर लेते थे, पढ़ लेते थे। अगर हम यूरोपीय कंपनी का आगमन अगर बिहार के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे कैसे पूरे नेशनल लेवल पे हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम पहले नेशनल लेवल पे यूरोपीय कंपनी का आगमन में मुश्किल से 2 से 3 मिनट में देख लेते हैं, तब हम बिहार को देखेंगे ताकि कंपेयर करने में काफ़ी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा और हमेशा के लिए अपने को याद भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूरोपीय कंपनी है वो जो है आपकी बिहार पूरे नेशनल लेवल पे जो है आपको पता है कि सबसे पहले जो है यहाँ आई थी कौन, पुर्तगाली कंपनी आई थी, 1498 में आई थी और अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में क्या की थी, ये खोली थी। और अगर देखिए बीपीएससी अक्सर क्या पूछ देती है कि उस समय के समकालीन कौन थे शासक, तो देखिए यहाँ पे जब पुर्तगाली हमारे देश में आए तो उस समय सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत के तहत एक लोदी वंश था, उसका राजा था। और विजयनगर में नरसिंह देव राय था। ये कब की बात है, जब पुर्तगाली लोग थे। पहला पुर्तगाली था, दूसरा डच आया, ठीक ना। और ये डच था, ये कब आया, 1602 में आया, लेकिन यहाँ मछलीपट्टनम में अपनी कोठी कब खोली, 1605 में। और इस समय अकबर भी था, अकबर मरने के बाद कौन आ गया, जहांगीर भी था इस समय, ठीक। फिर देखिए तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, ये 1600 ईस्वी में बनी कंपनी। और देखिए 1608 में सूरत में वो अस्थायी कंपनी खोली, लेकिन फाइनली जो है 1611 में मछलीपट्टनम में कंपनी अंग्रेज क्या करती है, खोलती है अपनी फैक्ट्री। उस समय अकबर थे, बीपीएससी और क्वेश्चन पूछ चुका है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय इंडिया में कौन राजा, कौन सम्राट थे मुगल के, तो ये बादशाह कौन था, अकबर था। उसके बाद जहांगीर बनेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए डेनिस आया चौथे नंबर पे पूरे नेशनल लेवल पे 1606 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। और 1620 में ट्रोबोकार तमिलनाडु में जब पहली जो फैक्ट्री क्या किया था, खोला था। आप देख सकते हैं उस समय जहांगीर ही मुगल सम्राट का क्या रहा होगा, राजा रहा होगा। फिर अंतिम में आया फ्रांसीसी 5वें नंबर पे 1664 में, और ये अपना कहाँ, सूरत में अपना फैक्ट्री क्या करता है, खोलता है। और इस समय औरंगजेब जो है ना सत्ता पर काबिज हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया यूरोपीय कंपनी का आने का कारण, बीपीएससी भी एक बार क्वेश्चन ये पूछ चुकी है। अब देखिए नेशनल लेवल पे देखिएगा, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये नेशनल लेवल एक कंपनी आई है तो आने के बाद ही बिहार जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक ना। तो अब देखिए तो हम जाने का, ये लोग यहाँ से जब जाया उस जाने का हम क्रम देख लेते हैं। देखिए ये लोग जब गया यहाँ से, देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ से डच लोग गया। ये डच कब गया, डच जो है ना बेदरा का युद्ध हुआ एक
1759 में, उसमें डच को जो है ना अंग्रेज ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। अगर हम बिहार का पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इतना तक डच यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर देखिए वैसे दूसरे नंबर पे एक बांडीवास फ्रांस गया है, क्योंकि आपको पता है कि 1760 में एक बांडीवास का युद्ध होता है और इस बांडीवास के युद्ध में फ्रांसिस का जो शक्ति है लगभग ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रांसीसी वैसे देखिए अंतिम रूप से जो पांडिचेरी छोड़ा वो 1962 में ये भारत फ्रांस के बीच समझौता हुआ था, तब हुआ था। लेकिन 1760 में ही बांडीवास की लड़ाई के बाद जो है ना फ्रांसीसी की शक्ति पूरी तरह क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो पहला हो गया आपका डच, उसके बाद आप इसको फ्रांस को दूसरा मान सकते हैं। तीसरा जो है ना यहाँ से गया कौन, डेनिश, जो डेनमार्क का था। ये कब गया, 1854 में। कैसे गया, अपनी संपत्ति अंग्रेजों को क्या कर दिया, बेच दिया। अगर हम बिहार में डेनिश पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख लीजिए ये 1854 तक यहाँ से क्या होता है, वापस चला जाता है। और अंतिम चौथा देखिए कौन, 1947 में, जो कि जब हम आज़ाद हुए तब यहाँ से कौन गया, अंग्रेज यहाँ से वापस गया था। तो ये देखिए हमारे देश में जो यूरोपीय कंपनी का नेशनल लेवल पे आने का क्रम हो गया और ये यहाँ पे जाने का क्या हो गया, क्रम हो गया। अब इसी में चूँकि हमको टॉपिक बिहार का पढ़ना है, यूरोपीय कंपनी का आगमन बिहार में कैसे हुआ, तो अब इनकी हम बिहार में गतिविधियों को क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि इससे क्या होता है कि पढ़ने में, कंपेयर करके पढ़ने में हिस्ट्री अच्छे से याद होगा और आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पे यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार में कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ और यहाँ से समझिए कि एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से आना ही है। देखिए बिहार में जैसे यूरोपीय कंपनी आई उसको पढ़ने से पहले एक बार बिहार का मैप पर एक बार नज़र डालिए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जब बिहार आएगी ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से आएगी, ये आपका मान लो इंडिया है, ठीक ना, और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहीं बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह है। तो कोई भी कंपनी अगर आएगी तो यहीं से नज़दीक बिहार पड़ेगा। तो सबसे पहले कहाँ आएगी, बंगाल आएगी, बंगाल से कहाँ जाएगी, ये बिहार जाएगी, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये लोग बंगाल से जब ये लोग बिहार जाएगा तो इस तरफ होके जाएगा और ये आपको पता है गंगा नदी ऐसे होके ये जो है ये पटना है यहाँ पे। तो ये आप रास्ता याद रखिए, सबसे पहले कोई भी कंपनी आएगी तो बंगाल से फिर बिहार आएगी और बिहार में उस समय जो भी एक बड़ा शहर थोड़ा बहुत विकसित हम बोल सकते हैं वो कौन था, पटना था। पटना आएगी, ये लोग मैक्सिमम कहाँ आएंगी, सब यूरोपीय कंपनी पटना ही आएगी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और जो जगह आपको ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि एक यहाँ देखिए गया हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए पश्चिम चंपारण है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया है। फिर देखिए पूर्वी चंपारण, इसका मुख्यालय कहाँ है, मोतीहारी है, ठीक ना। फिर देखिए किशनगंज है, फिर ये कटिहार है, फिर पूर्णिया है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए सारण है, फिर यहाँ सिवान है। तो ये सब कुछ जगह है जो कि आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन में जानना चाहिए, क्योंकि जितना हम मैप को अच्छे से कमांड रखेंगे उतना हमको पीटी में क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व होने का क्या होगा, गुंजाइश रहेगा। तो अब आइए हम जो है ना पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन बिहार में किस तरह से हुआ। आपको मैंने नेशनल लेवल का यूरोपीय कंपनी का आगमन बता दिया है। तो अब देखिए यहाँ क्रम सिर्फ याद रखिए, पहले आया पुर्तगाली, कब आया, 1620 में। फिर आया डच, जिसको हम बोलते हैं या तो नीदरलैंड बोलते हैं या तो हॉलैंड बोलते हैं, ये कब आया, 1632 में आया। फिर ब्रिटिश कब आया, 1661 में आया। फ्रांसीसी कब आया, 1734 में आया। और डेनिश, जिसको हम डेनमार्क बोलते हैं, वो कब आया, 1774 में आया। अब यहाँ देख सकते हैं नेशनल लेवल पे डेनिश पहले आता है, लेकिन बिहार में डेनिश क्या आता है, बाद में आता है। ये देखिए कंपेयर हुआ, ये कंपेयर करके पढ़ने का ये फ़ायदा होगा, आपका नेशनल लेवल का हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, आपको बिहार के लेवल का भी हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मेरा जो है ना जब इतना पीटी बार हर एक बार जो पास होने का मेरा यही एक पढ़ने का तरीका था, मैं यही रणनीति अपनाता था, दोनों एक ही साथ में कंपेयर करके पढ़ता था ताकि एग्जाम में हम मैक्सिमम आंसर का क्या करते थे, जवाब दे पाते थे। तो अब देखिए, तो वही थोड़ा डिटेल में हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है कि पुर्तगाली, देखिए अब आपको क्या बोले कि कोई भी कंपनी अगर आएगी तो कोई भी कंपनी पहले बंगाल आएगी और बंगाल से ही कहाँ आएगी, बंगाल से ही बिहार आएगी। तो यहाँ देखिए कि हुगली एक नदी है और वो नदी जो है गंगा उसमें मिल जाती है। तो ये लोग हुगली से होते हुए गंगा नदी का यूज करते हुए ये लोग कहाँ तक आता था, आपका पटना तक आते थे पुर्तगाली लोग। और कहाँ तक आते थे ये लोग, पटना तक आते थे। और यहाँ आने का इनका मेन पर्पस ये होता था क्या करना, व्यापार करना, क्या करना, व्यापार।
और ये लोग व्यापार किसका करते थे, ये लोग व्यापार जो है, जो पुर्तगाली लोग जो है ना हमारे बिहार में जो है ना क्या की चीज़ लाते थे, ये लाते थे मसाले और आपके चीनी मिट्टी के बर्तन। क्या लाते थे, चीनी मिट्टी के ये लोग बर्तन यहाँ लाते थे और यहाँ से ले के आ जाते थे, यहाँ से वो ले जाते थे, निर्यात करते थे सूती वस्त्र, यहाँ से क्या ले जाते थे, सूती वस्त्र। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि यहाँ से लोग जो है ना क्या चीज़ लेकर जाते थे। उसके बाद देखिए अगला जो आपका कंपनी है उसका नाम है क्या, डच कंपनी। कौन सा कंपनी, देखिए डच कंपनी जब यहाँ आई तो डच कंपनी जो है सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ खोली, पटना में। कहाँ खोली, पटना कॉलेज के उत्तरी भाग जो है एक बिल्डिंग है उसी में जो है ना अपना ये फैक्ट्री क्या की थी, खोली थी। कौन, डच ने। और डच का जो मेनली कब्जा किस पर था, सोडा के व्यापारी पर। किसका कब्जा था, किस पर कब्जा था इसका, सोडा के व्यापारी पर इसी का क्या था, प्रभुत्व था। तो आप देख सकते हैं कि सोडा अब यहाँ पे क्या है जानना बहुत ही जरूरी। देखिए सोडा क्या था, सोडा समझिए खनिज पदार्थ था, ठीक ना, और इसका प्रयोग मेनली बारूद बनाने में किया जाता था। सोडा का जो है ना केमिकल जो नाम है, इसका केमिकल नाम है सोडियम नाइट्रेट और इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, ठीक ना। और इसका जो फार्मूला होता है KNO3। ये देखिए बीपीएससी को अपन पूछ सकता है कि सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडा नामक खनिज में ही ये KNO3 जो पोटासियम नाइट्रेट क्या होता है आपको मिलता है। इसका और उपयोग है उर्वरक बनाने में, रॉकेट के ईंधन में या पटाखा बनाने में भी जो है ना सोडा का प्रयोग किया जाता है। और इस समय सोडा का जो उत्पादन जहाँ होता था वो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में नोनिया जाति के समुदाय के लोग क्या होते थे, करते थे। अब देखिए आपको ये जगह दिख गया तो अब इस जगह को आप एक बार मैप में जो है एक बार रिकॉल कर लीजिए। देखिए हाजीपुर, देखिए इससे देखिए आपका मैप बहुत तगड़ा हो जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे पटना के बगल में यहाँ देखिए हाजीपुर वैशाली है, फिर देखिए यहाँ सारण है, ये इलाका तिरहुत कहलाता था, ये पूरा चंपारण वाला इलाका, ठीक ना। तो ऐसे करके अगर आप पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, बिहार के मैप पे काफ़ी क्या आ जाएगा, कमांड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये डच जो है ये सोडा व्यापारी पर इसका प्रभुत्व था। आगे देखिए घटनाक्रम क्या होता है कि जब 1662 में क्या हुआ, बंगाल में डच मामले के एक प्रधान नाम था नौथियास वेंकडेनबरुक। उसने क्या किया, मुगल सम्राट उस समय औरंगजेब से जो है ना व्यापार से संबंधित अलग से फरमान लिया ताकि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अच्छे से क्या कर सके, व्यापार आपका कर सके, ठीक ना। आगे देखिए इसी क्रम में क्या होता है कि कुछ एक डच यात्री का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है ये कौन यात्री था। इसका नाम है ट्रेवर्नी। क्या नाम है, ट्रेवर्नी, ठीक ना। ये 21 दिसंबर 1965 को पटना पहुंचा। इसके बाद ये छपरा भी गया जहां सोडे का क्या होता था, शुद्धिकरण होता था। सोडा चूँकि खनिज पदार्थ था, इसको निकालने के बाद इसको शुद्धिकरण करना पड़ता था, इस छपरा में इसका शुद्धिकरण होता था। ये डच यात्री वहाँ भी जो है ना एक बार घूमने गया था। अब देखिए ये जो समय काल है 1665 के जो आसपास का जो समय काल है, अब आगे जाके यही हुआ कि सोडे के व्यापार को लेके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच में हमेशा क्या होते रहता था, तनाव होते रहता था और हमेशा कई तरह के झगड़े भी क्या होते रहते थे। लेकिन इन तीनों लड़ाई में फाइनली कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी ही फाइनली जीता और बाकी सब कंपनी जो है ना हार गया, पीछे छूट गया और यहाँ से अपना जो बोरिया बिस्तर उठा के क्या कर गया, चला गया था। आगे देखिए इसके बाद जो है ना अगला कंपनी है तीसरा ब्रिटिश। कौन सा है, ब्रिटिश, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आ गई थी, लेकिन 1620 में ये पहली बार आलमगंज पटना में है, वहाँ एक फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंग्रेज इसमें सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद एक पीटर मुंडी नाम का यात्री आया बिहार, उसके ही मतलब कि काम करने के तरीके से 1651 में गुलजार बाग पटना में एक फैक्ट्री स्थापित हुआ। किसका, अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक ना। और इस फैक्ट्री का मालिक मतलब कि बाद में जो प्रमुख जो है जॉब चॉर्नॉक बना, जो कि कलकत्ता का क्या था, संस्थापक है, ठीक। उसके बाद देखिए ये 1664 का घटनाक्रम है। अब देखिए क्या होगा,
इस दौरान जो है ना 1664 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी पूरे देश में, अपना कई जगह इलाका को अभी जितना नहीं चाहेगी, अभी ये सिर्फ व्यापार ही करेगी, ठीक ना। व्यापार करते करते समय काल आ गया कब, 23 जून 1757, और यहीं पे प्लासी का युद्ध होगा। और प्लासी के युद्ध में जो है ना अंग्रेज क्या करेगा, बंगाल को हराएगा। और बंगाल को हराने के बाद, तो प्लासी विजय के बाद क्या होगा, मीर जाफर बंगाल का क्या बनेगा, नवाब बनेगा। उसका पुत्र का नाम था मीरन, और मीरन को बंगाल का बनाया गया उप नवाब बनाया गया, मतलब उप नवाब, ठीक ना। लेकिन जो वास्तविक जो सत्ता जो दिया इस समय अंग्रेजों ने, एक आदमी का नाम था राजा राम नारायण के हाथों में था। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ सकता है कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का जो है ना शासन कौन देखता था, उसका नाम है राम नारायण। क्या नाम था, राजा राम नारायण, ठीक ना। आगे देखिए इसी में घटनाक्रम क्या हो रहा है कि फिर जो है ना 1760 ईस्वी में मीर का जाफर हट के मीर कासिम क्या बना, वहाँ का बंगाल का नवाब बना। और पहला काम इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ लाया, मुंगेर लाया। कौन, मीर कासिम। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही एक दत्तक एक पास होता था, जिसके तहत क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ सस्ते कीमत पर व्यापार करने की बिहार में अनुमति थी। लेकिन क्या हुआ, इस दत्तक का यूज जो है ना, दत्तक पास का यूज जो है ना, कंपनी के कुछ प्राइवेट लोगों ने भी करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अधिकारियों ने अपने निजी व्यापार के लिए करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इससे न बंगाल को काफ़ी टैक्स की हानि होती थी। तो दत्तक के दुरुपयोग का विरोध किसने किया, मीर कासिम ने किया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे अधिकारी इससे क्या हो गए, गुस्सा हो गए। और इसी में क्या हुआ कि अंग्रेज के कुछ, उस समय पता है कि अंग्रेज का समर्थन हमारे देश के कई सारे जमींदार, कई सारे मतलब कि जो साहूकार, ये लोग देते थे। इसी में बिहार में एक साहूकार था सेठ हीराचंद्र, और उसके भाई का नाम था फरूप चंद्र। इसने क्या किया कि मीर कासिम की खबर जो है ना अंग्रेजों को क्या करता था, पहुंचाता था। और गुस्से में आकर मीर कासिम ने इस दोनों को जो है ना नज़रबंद कर लिया मुंगेर में, ठीक ना। आगे देखिए, जब ये लोग जो इसको, जब दोनों भाई को जब ये मीर कासिम ने नज़रबंद कर लिया, तो आगे घटनाक्रम और होता है कि पटना का एक अंग्रेज एजेंट था एलिस ने क्या किया, पटना नगर में आके काफ़ी लूटपाट किया, ठीक ना। और इससे गुस्सा होकर मीर कासिम जो है ना एलिस को भी नज़रबंदी क्या कर लिया, बना लिया। अब देखिए क्या होगा घटनाक्रम। तो इसी में क्या हुआ कि पटना में मीर कासिम क्या करता है कि लगभग 100 या 150 जो अंग्रेज अधिकारी की कत्लेआम करता है, और इसको पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना हत्याकांड का संबंध किस शासक से है, किस राजा से है, इसका नाम होगा मीर कासिम से, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसमें घटनाक्रम ये होता है कि इस हत्याकांड के बाद 2 सितंबर 1763 को बिहार के एक राजमहल जो कि झारखंड में, वहाँ एक उदवा नाला, कौन सा जगह है, उदवा नाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ, और वह भागकर कर्नाफा नदी को पार करते हुए चला गया कहाँ, अवध, मतलब उत्तर प्रदेश चला गया। और आपको पता है कि यहाँ अवध उत्तर प्रदेश में वहाँ का नवाब कौन है, फुजाउद्दौला है। और मुगल बादशाह के वहाँ पहले से उसके यहाँ था, शाह आलम द्वितीय हो गया। और मीर कासिम, तीनों जो मिल के जो है ना बक्सर का युद्ध किया, कब, 22 अक्टूबर 1764 को। लेकिन दुर्भाग्य से ये युद्ध भी ये तीनों क्या हो गया, हार गया, किससे, अंग्रेज से। और इस युद्ध में जो है ना अंग्रेज का सेनापति कौन था, सर हेक्टर मुनरो था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जब बक्सर युद्ध हो गया, आपको पता है कि इलाहाबाद की 2 संधि होती है। इलाहाबाद संधि के तहत जो है ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, ठीक ना। तो अब वही क्या हुआ, आगे देखिए। और इसे 1765 में आपको द्वैत शासन भी क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रशासन जो इस समय जो है ना धीरज नारायण, ये राम नारायण का भाई था, उसको मिला, ये प्रशासन देख रहा था। लेकिन जो इसका जो उप प्रांतपति बना बिहार का, उसका नाम था राजा आफताब राय। ये भी बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ा घटना एक और होता है कि 1766 में ही जो है ना, ये जो दीवान का जो पद था, जो टैक्स वसूलने का अधिकारी होता था, वो दे दिया गया किसको, सिताब राय को बना दिया गया, ठीक ना। और आगे इसमें क्या हुआ, 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ गया, कहाँ, बिहार में। और इसी साल 1770 में ही पटना में एक लगान परिषद की स्थापना हुई, या लगान परिषद, इसको बिहार
लगान परिषद भी कहा गया, ठीक ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। और अन्य सदस्य कौन थे? रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज वेंसीटाट। मतलब इन लोगों का अब यही काम था, सिर्फ टैक्स कैसे वसूलना है, कितना क्या करना, ये लोग का क्या था? काम करना था, ठीक ना। और अब जो है ना, जो प्रशासन का कार्य जो हो गया, नियामत का कार्य जो है ना, अब दे दिया गया किसको? सिताब राय को दे दिया गया। पहले सिताब राय जो है ना दीवानी काम देखते थे, अब उनको प्रशासन का जिम्मा क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। आगे क्या हुआ? सिताब राय का एक बेटा का नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? कल्याण सिंह जो है ना को बिहार के रायन की उपाधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, ठीक ना। और इस कल्याण सिंह ने किताब लिखा था, नाम था सुला सतुत तवारीख। क्या नाम है? सुला सतुत तवारीख। ये किताब का क्या है? नाम है। जो किसने लिखा है? ये लिखा है आपका कल्याण सिंह ने। आगे देखिए क्या हुआ इसी घटनाक्रम में, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई है, वो पूरे बिहार में अपना टैक्स वसूलने का कोशिश करता है। लेकिन दो राजा का नाम याद रखिएगा आप कम से कम। एक का नाम है जो है ना हुसपुर राज का हथवा में है ये, उसके जमींदार का नाम था फतेह सिंह। और बेतिया के जमींदार थे युगल किशोर ने लगान देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। आगे आपको पता है कि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा काम किया था, ठीक ना। आगे देखिए जो लगान परिषद बना था उसको 1781 में ख़त्म कर दिया गया था। और उसके जगह जो है ना सिर्फ एक कर लगान मतलब लगान प्रमुख का पद आया था। और ये पहला था, मिला था किसको? मैक्सवेल अध्यक्ष इसके बने थे, विलियम मैक्सवेल। मतलब लगान परिषद को ख़त्म करके लगान प्रमुख का एक नया पद आया। फिर आगे देखिए क्या हुआ कि 1783 में फिर से एक बार बिहार में अकाल पड़ा। और इस समस्या के निदान हेतु जो है ना गोलघर का निर्माण हुआ, जो कभी पटना में आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। उसका तो क्या हुआ कि पटना के पहले जो मजिस्ट्रेट जो बने, जिसको हम डीएम बोल सकते हैं, उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। क्या नाम था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ठीक। आगे इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये तो हो गया कि आपका कैसे कैसे चीज़ आगे बढ़ रहा है। इसी में देखिए कुछ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको कि 1865 में ही गया से पटना अलग हो गया। 1866 में जो है सारण से चंपारण क्या हो गया? अलग हो गया। क्यों अलग किया अंग्रेजों ने? ताकि डकैती और ठगी को क्या किया जा सके? रोका जा सके। आगे देखिए इसी में क्या हुआ कि 1875 में जो है ना तिरहुत को जो है ना भी मुजफ्फरपुर दरभंगा से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। मतलब उसको दरभंगा और मुजफ्फरपुर को अलग कर दिया गया, ठीक। और फाइनली 1911 में आगे वीडियो में बताऊंगा कि पटना, गया, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छोटा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना और छोटा नागपुर को मिलाकर जो है ना एक नया बिहार 1912 में क्या किया गया था? बनाया गया था। तो ये आपका घटनाक्रम था अंग्रेज़ों का, कैसे कैसे अंग्रेज ने कैसे कैसे क्या क्या किया और फाइनली कैसे जो है ना वो पूरे बिहार पर जो है एक तरह से कब्जा क्या किया? जमाए रखा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आएगा फ्रांसीसी कंपनी। देखिए फ्रांसीसी कंपनी में पहली बात तो ये है कि 1734 में आया, पटना में एक अपना माल गोदाम क्या किया? स्थापित किया। लेकिन क्या हुआ कि तुरंत ही 1757 में प्लासी युद्ध के बाद जो है ना इस गोदाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? कब्जा हो गया। हालांकि फ्रांस का एक कंपनी का नाम प्रमुख था एम जियान लांगे। क्या नाम था? वो कोशिश किया लेकिन बाद में ये अपना फैक्ट्री कहाँ? भागलपुर लेकर चला गया, ठीक ना। और आपको पता है कि 1760 ईस्वी में बांडीबस का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी जो शक्ति होता है वो पूरी तरह क्या हो जाती? ख़त्म हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंपनी जो है ना पटना से बाहर भी अपना फैक्ट्री क्या की थी? खोली थी। उसका नाम क्या है? फ्रांसीसी है। ये क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए अगला कंपनी आपका इसमें कौन सा है? डेनिस। देखिए डेनिस के बारे में आपको मैं नेशनल लेवल पे पढ़ाई दिया। डेनिस मतलब डेनमार्क के था, ठीक ना। और ये जो है ना इंडिया में आया 1616 में, लेकिन ये जो है ना सबसे बाद में कहाँ पहुँचा? पटना पहुँचा। कब? 1774 से 75 में पहुँचा। ये स्थापना पटना में हुआ। इसके प्रमुख का नाम था जॉर्ज वर्नर। क्या नाम था? जॉर्ज वर्नर। देखिए इसी क्रम में क्या हुआ कि 1801 में ब्रिटेन और डेनमार्क में युद्ध हो गया था यूरोप में, ठीक ना। और वहाँ काफ़ी दिनों में तनाव उत्पन्न हुआ और इसी तरह के बीच में क्या हुआ? डेनिस फैक्ट्री पर जो है ना अंग्रेज़ों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। और अंततः जो है ना 1845 तक जो है ना आपका जो है ना डेनिस जो है ना बिहार से चला गया। लेकिन जो है ना पूरे देश के लेवल पे ये 1854 में क्या गया? यहाँ से वो
निकला और जाते वक्त जो है ना अपना सारा संपत्ति जो अंग्रेज को क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपको पहले भी मैं वीडियो बता ही चुका कि कौन यूरोपीय कंपनी पहले आई, कौन यहाँ से बाद में गई, और इसी बीच में जो है ना आपको ऑब्वियस सी बात है बिहार में भी लोग क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो आप इसमें देख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने इसको पढ़ा और कैसे कैसे मैं मैप का भी यूज करके जहाँ जहाँ कोई पॉइंट मिले आप उसको मैप में देख कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि ताकि जो है ना मैक्सिमम जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर क्या होगा आपको इसमें बन सके। अब देखिए एक क्वेश्चन जो हमको लगता है कि इस बार जो अलग से पूछ सकता है कि देखिए अभी आपको पढ़ाई पहले वीडियो में कि नेशनल लेवल पे जो यूरोपीय कंपनी आई, तो देखिए 1498 में आई थी पुर्तगाली कंपनी। तो ये देखिए इंडिया कब, बिहार कब आई, 1620 में। तो देखिए आप गैप देख लीजिएगा, 1498 में आई इंडिया, लेकिन ये बिहार कब आ रही है, 1620 में, काफ़ी दिनों के बाद। इसको देख लीजिए किसमें कौन अधिक अंतर है। एक बार सब देखिए, कुछ कुछ आपको अपने से भी करना पड़ेगा, ऐसे बताने का तो मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे कब आई और बिहार में वो कब आई, दोनों के बीच में कितने का गैप था। फिर देखिए डच कब आई नेशनल लेवल पे, ये आई थी 1602 ईस्वी में। कब आई थी, 1602 ईस्वी में। लेकिन फिर देखिए ये बिहार बहुत ही जल्दी आ गया, मतलब 30 साल के बाद ही आ गया। देखिए ये लगभग 1500 साल में आया, मतलब 120 साल के बाद ये पुर्तगाली बिहार आया। लेकिन डच देखिए मुश्किल से 30 साल के बाद आ गई। फिर देखिए आप ब्रिटिश देखिएगा, ये आता है 1600 ईस्वी में, लेकिन 50 साल के बाद ही कहाँ आ गई, बिहार पहुँच गई, ठीक ना। और फ्रांसीसी आपको पता है ये 1664 में आई, लेकिन यहाँ देखिए कब आ रही है, 1734, मतलब लगभग 70-80 साल के बाद आ रही है। और डेनिश देखिए, डेनिश जो है कंपनी, ये तो 1616 में आ गई थी, लेकिन यहाँ फिर भी 100 साल से बाद ही यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे अधिक समय जो है ना आपका किसने लिया, पुर्तगाली ने लिया बिहार को आने में। तो ये सब देखिए नया एरिया है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि अभी तक बीपीएससी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि पहले नेशनल लेवल पर तो पहले कौन आए, लेकिन सबसे अधिक समय के बाद बिहार कौन आए। ये सब कुछ नया एरिया है, जब भी आप कुछ पढ़िए तो इस तरह के नई नई चीज़ों को क्या कीजिए, जानिए, ठीक ना। तो ये हो गया। अब आगे जो मेरा लेक्चर इसमें आएगा वो 1857 का रहेगा, कि उसमें भी मैं यही करूँगा कैसे नेशनल लेवल पे चीज़ें कुछ कुछ हुआ, और फिर मैं बिहार के लेवल पे ले जाऊँगा, काफ़ी डिटेल में ले जाऊँगा, और एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू।